हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा लास्ट सेशन का अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कशन होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। सो विद टुडेज सेशन वी आर कंटिन्यूइंग आवर लास्ट सेशन ऑन amalgamation, absorption and reconstruction. We'll discuss in both the language, Hindi and English, initiated with हिंदी एंड साइमल्टेनियसली सपोर्टेड बाय द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने कौन कौन से पॉइंटर्स ऑलरेडी कवर अप कर लिए, कौन कौन से टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं, एक बार मैं ब्रीफ आउटलाइन आपको देना चाहूँगी, ठीक है, ताकि आपको रिकॉल करने में मदद हो। हमने समझा था एक तरीके से एमल्गमेशन की मीनिंग समझी थी और एब्जॉर्प्शन की मीनिंग समझी थी हमने, और इनके बीच के डिफरेंसेस हाईलाइट किए थे, कुछ ब्रीफ पॉइंटर्स के डिफरेंसेस हमने एमल्गमेशन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस को हाईलाइट किया था। क्लियर? और हमने समझा था फॉर्म्स ऑफ एमल्गमेशन, क्योंकि हमने स्पेसिफिक ले लिया था डिफरेंस के बाद एमल्गमेशन एज अ ब्रॉड हेड, राइट। और उसमें हमने पहले फिर से मीनिंग रिकॉल करी थी, एग्जाम्पल रिकॉल करा था, ठीक है। और फिर हमने कवर अप किया था फॉर्म्स ऑफ एमल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमने समझा था मोटिव क्या होता है एमल्गमेशन का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में कवर अप कर ली हैं, ठीक है। आज के सेशन में, ठीक है, आज के सेशन में हम इसके आगे बढ़ेंगे और समझेंगे नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होने वाला है अमलगमेशन में। सो वी ऑलरेडी कवर्ड दीज पॉइंटर्स इन द लास्ट सेशन, दैट इज वी लर्नड अबाउट द अमलगमेशन एज अ बेसिक मीनिंग, absorption. We draw the some differences between amalgamation and absorption, and we took the amalgamation as a standalone heading, and we learned about the we recall the meaning of amalgamation supported by its example. We also learned about some forms of amalgamation, and then we discuss about the motive of amalgamation, and I also let you know that we connect this amalgamation with accounting standard and Ind AS, okay, in the further sessions. Okay, so today we starting with, ठीक है, अमलगमेशन में अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, मैथड ऑफ अकाउंटिंग, इसको अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सो मैथड ऑफ अकाउंटिंग, दो मैथड ऑफ अकाउंटिंग होगा हमारा, ठीक है। नॉट टू वरी, आपको सिर्फ लेसन आपको सुनना है और स्क्रीन पे ध्यान रखना है। आपको कोई भी चीज़ अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनिशियल फेज में आपको सुनना है, क्योंकि देखिए ये सारी प्रूवन टेक्निक है और आपको मेरे पर ट्रस्ट करना है, सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, कोई भी चीज़ अभी लिखनी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो विद इन 24 आवर्स में रिविजन करना है, ठीक है। और मैक्सिमम आंसर राइटिंग पे फिर आप फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो नोट्स आपके पास कहीं पे भी नहीं जाने हैं। और दूसरी बात, अगर आपने बुक्स ऑप्ट की हैं तो आपकी वोकैबलरी और स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप सपोर्टिंग साइड बाय साइड बुक्स रीड करेंगे, ठीक है। तो दो मैथड ऑफ अकाउंटिंग है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट और परचेज मैथड, जिसको मैं फन में बोलती हूँ पीपी मैथड है, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो, परचेज मैथड, ठीक है, एंड पूलिंग, ठीक है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। जनरली हम पहले पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मैथड को टेक केयर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने ऑलरेडी हमारे लास्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसको हमने ये नाम दिया था इन दी नेचर ऑफ मर्जर, और परचेज मैथड है दो इन दी नेचर ऑफ परचेज। तो वैसे ही हमारी अकाउंटिंग में भी पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मैथड आता है, तो पहला हम प्रायोरिटी पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मैथड को देते हैं, वहाँ पे हम अपने क्राइटेरिया चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट, लाइबिलिटीज हों और जो आपके रिजर्व्स हों, ठीक है। हमने कुछ और मीनिंग भी आपको क्लियर करी थी लास्ट सेशन में, एक बार मैं वो भी आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि हम ट्रांसफरर किसको बोलते हैं वर्सेस ट्रांसफरी किसको बोलते हैं, और एमलगमेटिंग एमलगमेटिंग कंपनी या एमलगमेटेड कंपनी या
ओल्ड एंड वर्सेस न्यू कंपनी, ऐसे कई सारे टर्म्स जो हैं हम यूज़ करते हैं। लास्ट सेशन में हमने एक ब्रीफ आउटलाइन ये भी किया था, है ना। तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है कि जितने भी एसेट हों, लाइबिलिटीज हों या रिजर्व हों, किसकी, ट्रांसफरर कंपनी, क्या थी ट्रांसफरर कंपनी, जो अपनी आईडी लॉस कर रही है, जो जा रही है, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग जो अमाउंट थी उनके बुक्स में वो सेम अमाउंट में आती है ट्रांसफरी कंपनी में, प्रोवाइडेड कोई एडजस्टमेंट हो तो उसके बाद, ठीक है। तो एमेलगमेशन के बाद जो ट्रांसफरर कंपनी है और अगर ट्रांसफरी कंपनी है, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर कोई चेंज है या कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, ठीक है, या अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट दिखता है कि भाई ट्रांसफर कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, तो यूनिफॉर्म पॉलिसी को ऑप्ट करना है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस हैं, जो भी इफेक्ट आता है अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंजेस की वजह से, उसको अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, मैं बस ब्रॉड पॉइंट लिख रही हूँ ताकि आपके माइंड में रिकॉल हो। तो अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होनी चाहिए। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है तो AS5, ठीक है, मैं अभी AS से कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, AS5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, जिसका नाम था नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग एज पर AS5 वो इफेक्ट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हुआ, ठीक है। परचेज मेथड क्या है? परचेज मेथड में जो ट्रांसफरी कंपनी है, यानी जो नई कंपनी है, ठीक है, वो जो पुरानी कंपनी के एसेट लेती है या लायबिलिटी लेती है, डिपेंड दोनों के बीच में बात क्या हुई, या तो वो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पे ले लेगी, ठीक है, या इंडिविजुअली एसेट और लायबिलिटी को जो है फेयर वैल्यूज पे लेगी, जो भी अमेलगमेशन पे हो। तो ये दो मेथड पे ले सकती है, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू। लेकिन यहां पे हमने देखा था एग्जिस्टिंग वैल्यू पे ही लेती है, राइट, एग्जिस्टिंग कैरिंग वैल्यू पे ही लेती है। लेकिन परचेज मेथड में ऑप्शन है, वो फेयर वैल्यू पे भी जो डेट अमेलगमेशन की डेट होती है उसकी फेयर वैल्यू पे भी लेती है। तो जो एसेट और लाइबिलिटीज होंगी, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में पुरानी कंपनी ट्रांसफर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफर कंपनी में वो नहीं है और वो आइडेंटिफाइबल है, तो वो सारे एसेट्स भी डिस्क्लोज्ड होंगे या रीस्टेट होंगे कोई जो है ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ही, ठीक है। तो फेयर वैल्यू कैसे आएगी? जो भी दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा उस बेसिस पे डिसाइड होगा फेयर वैल्यू, ठीक है। तो परचेज मेथड में या तो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू, जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है उस दिशा में हमें जाना होगा। क्लियर? तो चलिए क्विकली इसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कंक्लूड करते हैं। सो वी ऑलरेडी लर्न अबाउट वेरियस पोर्शन एंड फ्यू मोर आई एडेड दैट वी आल्सो लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, और वी कैन हाउ वी कैन कॉल्ड एज अ ओल्ड कंपनी, न्यू कंपनी, और amalgamating company or amalgamated company, right? But we are starting our today's session in which we first started with the method of accounting. We already learned about the pooling of interest method. Okay, so there are two methods of accounting: pooling of interest method and the purchase method. So pooling of interest method, so in this you already learned that is we called in the nature of merger, right? But this is the method of accounting. So in the pooling of interest method, the asset, the liabilities or the reserves of the transfer company, what is a transfer, that is an old company, are recorded by the transferee company in the existing value subject to the some like adjustment event, right? So suppose in the time of amalgamation, the transfer company or the transferee company, they have a conflict accounting policy, and these policy need to be uniformed, okay, for the purpose of meeting the requirement of accounting standard. So if there is any conflict between the accounting policy between the transfer company and transferee company, that effect need to be disclosed in financial statement, okay, financial statement. And that is why they need to be disclosed, that effect in the financial, that is a requirement of AS5 accounting standard 5, named as net profit or loss for the period, prior period item and changes in accounting policies. Clear? Not much. So in the pooling of interest, we have to first check the merger method or the pooling of interest method, clear, in which we disclose the item on the existing value. Okay, next is the purchase method. In the purchase method, the transferee company, okay, so they include the asset and liabilities of the transfer company or the old company at the carrying amount,
at the carrying amount, or on the basis of individual assets and liabilities on the basis of their fair value on date of amalgamation. Okay, fair value standing on date of amalgamation. So individual items need to be disclosed. Suppose some asset and liability are not existing, in that case also fair value will be taken. Clear? So I hope I helped you to understand about the method of accounting. Okay, now we are going to learn a new topic, that is acquisition. ठीक है, तो अब हम क्या समझेंगे, एक्विजिशन क्या होता है, ब्रीफ आउटलाइन करेंगे. ठीक है, सारी चीजें आपकी बुक में थ्योरी फॉर्म में गिवन है. यहाँ पे अंडरस्टैंड करने में क्विक रीडिंग लगा लेना ताकि वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, बिकॉज एग्जामिनर वही चेक करेगा जो आप लिख के आओगे. समझना है, समझने के बाद वोकैबुलरी कलेक्ट करनी है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है. ठीक है, लास्ट में एक बार मैं कवरेज के बाद आंसर राइटिंग. ठीक है, तो एक्विजिशन क्या होता है. ठीक है, एक्विजिशन यानी परचेज करना. आपको ऐसा लगता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जब कंपनी, मानो कई बार क्या होती है, डिफरेंट कंपनी है तो वो एक्वायर कर लेती है, या दो कंपनी मिलकर के कोई और एक नई कंपनी क्रिएट करती है. तो जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है, जो भी एक्वायर्ड, एक्विजिशन यानी परचेजिंग है ना, तो जो एक्वायर्ड कंपनी है वो एक्वायरिंग कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को साथ में लेती है. और जो एक्वायर्ड कंपनी है, मैंने दो वर्ड्स यूज किए, एक्वायर्ड यानी जो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर रही है. ठीक है, एक्वायर्ड कंपनी यानी जो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर रही है. एक्वायरिंग कंपनी जो परचेज कर रही है. राइट, एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दिया कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड थी और रिलायंस का पेट्रोलियम का जो बिजनेस था, ये दोनों मिलकर के एक कंबाइन हो गया था रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में. लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप रीसेंट एग्जाम्पल देंगे जो भी आपके न्यूज़ में, आपके नॉलेज में नहीं होता है तो आप ये सेम लिख लेना, अदरवाइज जो है आप रीसेंट एग्जाम्पल देंगे. तो हमने सबसे पहले मीनिंग समझी. ठीक है, एक्वायरिंग क्या है, एक्विजिशन क्या है, परचेज करना, बाय आउट करना. दूसरा हमने देखा कि कितनी कंपनी इन्वॉल्व है, दो कंपनी इन्वॉल्व है, नेम है एक्वायर्ड कंपनी और एक्वायरिंग कंपनी. ठीक है, तीसरा आपने एग्जाम्पल दे दिया. ये चीज मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि अगर आंसर राइटिंग करना है ना, ऐसे क्विक कर लोगे आंसर राइटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है आपको. ठीक है, आपने एग्जाम्पल दे दिया, आपने मीनिंग एक्सप्लेन कर दी, कितनी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, आपने एग्जाम्पल बता दिया. अब नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं, एक कंपनी आइडेंटिटी लॉस कर रही है, दूसरे में मर्ज हो रही है, और क्या हम लिख सकते हैं. बहुत सारे पॉइंटर्स हमने लास्ट सेक्शन में भी ऐसे कवर अप किए थे. अब हम वेज पे चलते हैं. कौन कौन से वेज हो सकते हैं एक्विजिशन के, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, और क्या हो सकते हैं, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट. ठीक है, हॉरिजॉन्टल एच का ऐसे है ना, ये ट्रिक मैंने कई बार बताई, अगर आपने हमारे कई सारे सेक्शन देखे तो आपको पता होगा. तो हॉरिजॉन्टल. ठीक है, जब दो कंपनी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हो, सेम लाइन. ठीक है, जब दो कंपनी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हो तो इसमें वो हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन होता है. ठीक है, लाइक एक टी कंपनी ने दूसरी टी कंपनी को एक्वायर कर दिया. ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचना चाहिए, है ना, इसलिए सेम लाइन को कर लिया. कई बार क्या है, अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए कर लेते हैं, कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए कर लेते हैं, बहुत सारे रीजन है. ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल. वर्टिकल, ठीक है, तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में, या मानिए कोई कंपनी है जो पहले कुछ, मानिए शर्ट मैन्युफैक्चर करती है. ठीक है, तो वो क्लोथिंग बाहर से लेती थी, अब उसने क्या किया, वो क्लोथिंग वाली कंपनी के साथ एमलगमेशन कर लिया, तो अब सप्लायर हो गया उसके पास, है ना. तो इसमें क्या स्ट्रेंथन हो जाएगी, तो एमलगमेशन से एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन हो जाएगी, प्लस डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा. तो आपने एक तरीके से रिसोर्स भी अपना काम करना शुरू कर दिया और एंड प्रोडक्ट्स भी कर दिया आपने. ठीक है, तो ये आपके किस में आएगा, वर्टिकल में. ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमरेट यानी डाइवर्सिफाई. डाइवर्सिफाई जिसको हम बोलेंगे. ठीक है, डाइवर्सिफाई ग्रुप ऑफ कंपनी. यहाँ पे एमलगमेटिंग कंपनी जो है एकदम अनरिलेटेड लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, अनरिलेटेड. ठीक है, अनरिलेटेड लाइन ऑफ बिजनेस में
इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये क्या अपने रिस्क को इंडस्ट्री वाइज जो है डाइवर्सिफाई करना चाहती है। वो बोलती है, वो सोच रही मैं भाई मैं क्लोथिंग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं रहूँ, हो सकता है कल ये डाउन हो जाए या इसका कोई स्विंग मूवमेंट्स देखे तो कंपनी को लॉस होने लगेगा। लेकिन यही मैंने एफएमसीजी में भी हाथ रख लिया, यही मैंने लाइक रियल एस्टेट में भी हाथ रखा, तो कंपनी के 3 बिजनेस हैं डिफरेंट। तो अगर एक सेक्टर डाउन भी चल रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए बाकी अदर सेक्टर सपोर्ट करेंगे। तो ये हो गया कॉन्ग्लोमरेट। आई होप आई हेल्प यू। क्विकली इसे कंक्लूड करते हैं इंग्लिश में। So next, the important pointer is acquisition. What is acquisition? Name itself speak louder, is a purchase. So here where one of the combining company, that one company survive and other company loses their identity. So the company which loses their identity, we call them acquired company. Okay, and the company which stands and win the race are called as acquiring company. So that's why I make a smiley, okay, in separate form. Don't make these as smileys in the examination. Okay, so we learned the basic meaning, what is an acquisition. Okay, we learned that it involved 2 company, one which lose the identity and one which continue with the identity. Okay, then in the case of example, we talk about the Reliance Industry Limited with and the Reliance Petroleum Limited, which where the Reliance Petroleum Limited and these 2 company result in Reliance Industry Limited. But my request is to look forward in the current example, so it helps you. Okay, so next is we switch to the ways of acquisition. There are 3 ways we are going to discuss in this session, that is horizontal, vertical and conglomerate. So horizontal, I already told you in last session that H you write now like this. So some student might confuse in the examination what is horizontal and what is vertical. The basic thin line problem might encounter. Why to worry? Or let's work now only here. Do n mistakes here only. Don't carry forward in the examination. I want you people to do 1000 mistakes while learning with me. Do 1000 mistakes while sitting here at home and practicing the things. But don't leave anything for the examination, because that time once gone, forever gone. Okay. So horizontal is H. So for H, so this is a horizontal acquisition. What do you think horizontal? This is same line. This is same line of 2 companies. For example, one tea company working taking with the other company to expense their business, to reduce their competition. There can be any reason. The other one is the vertical. Vertical, where the suppose I took an example of textile industry where the one company manufacture the shirts, say. So they purchase the cotton material from the supplier. Now they join hands with the supplier and amalgamate with the supplier. So that is a vertical. Now you are the supplier and you are the manufacturer. Okay. Next is the conglomerate. It's all about the diversifying the groups. Conglomerate is diversifying the groups. Okay. So in this case, we have seen that company which is totally unrelated line of business are joining hands together. Main reason is to diversify their risk. For example, suppose there is a textile industry. They had sometime a situation may come up. They face a huge reduction in the market demand, or they are facing some kind of a loss. So there is a company who started their FMCG work. They started their real estate work. So now they have a 3 different industry specific work. So suppose one industry is facing a loss, other can cope up with to run the business. This is called diversifying the risk. Clear? So I hope I helped you to know a brief idea about the acquisition. Now let's jump to the new topic. We'll discuss some basic theories in this session and then we'll start the journal entry and numerical. Okay. Next is absorption. Already told you, absorption means absorbing. We already learned about this term. In this we saw that there is no new company and existing company purchases. So we already discussed. I'm not going to take it separately here. So under the absorption, and next we are going to discuss the important factor is the purchase consideration. Sorry, purchase consideration. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है. ठीक है, तो परचेज नाम मैंने आपको ये इसके बारे में मैंने ब्रीफ बताया था जब हम एमलगमेशन और चैप्टर जस्ट स्टार्ट किया था. मैंने नाम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, यानी एक कंपनी अगर जो नई कंपनी है वो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन यानी रिटर्न में दे रही है. ठीक है, तो जो भी अमाउंट एक ट्रांसफरी कंपनी यानी नई कंपनी, ठीक है, किसी भी बिजनेस को परचेज करने पे, किसी भी बिजनेस को परचेज करने पे, चाहे वो अमलगमेशन हो, एक्विजिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, उसको रिटर्न में कुछ देती है.
रिटर्न में कुछ देती है, किसको? ट्रांसफरर कंपनी को, तो उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। ट्रांसफरर, और बिल्कुल ले लैंग्वेज में ABCD वाला एग्जाम्पल दूंगी, बिल्कुल आराम से समझो। ट्रांसफरी, ठीक है। अभी क्या हो गया? बिजनेस ट्रांसफर। अब बिजनेस से ट्रांसफर किया, इन्होंने रिटर्न में कुछ दिया, तो इसको बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। क्लियर? सो परचेज कंसिडरेशन क्या हुआ? जो ट्रांसफरी कंपनी बिजनेस परचेज की वजह से ट्रांसफर कंपनी को कुछ पे कर रही है, उसको बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये इंक्लूड करता है आपका शेयर्स। ठीक है, अगर कोई कंपनी शेयर्स पे कर रही है या कोई अदर तरीके की सिक्योरिटीज का पेमेंट कर रही है, ठीक है, ट्रांसफर कंपनी को जो है अदर किसी भी तरीके का सिक्योरिटीज में कर रही है, कैश या बैंक बैलेंस के फॉर्म में करती, कैश मीन्स कैश इन बैंक बैलेंस, ठीक है, कोई अदर एसेट्स भी देती है कई बार, ठीक है, कोई अदर एसेट्स भी देती है, किसको? जो शेयर होल्डर्स हैं, इनके शेयर होल्डर्स हैं उनको पे करती है। ठीक है, ये कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, यहाँ पे इस परचेज कंसिडरेशन में हम लाइबिलिटीज जो है, अगर कोई ट्रांसफर कंपनी ले जाती है तो हम उसको नहीं इंक्लूड करते। क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? क्योंकि ये कंसिडरेशन नहीं हुआ, इनको कंपनी डायरेक्टली पे ऑफ करके अपना चैप्टर क्लोज करती है। कंपनी इनको इस केस में डायरेक्टली पे कर देती है। ठीक है, लाइक एग्जांपल डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहा है, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा, याद, क्योंकि वो एक लायबिलिटी है। क्लियर है? इसमें भी दो मेथड होते हैं। एक आपका जो कैलकुलेशन का मेथड होगा, मेथड ऑफ पीसी लिख रही हूँ, इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन है। एग्जाम में कोई भी शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, दो मेथड है। एक है आपका लंप सम पेमेंट मेथड, आपको नाम से ही क्लियर होगा, अभी हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लंप सम पेमेंट मेथड, लंप सम पेमेंट मेथड। दूसरा नेट एसेट मेथड। ठीक है, लंप सम पेमेंट मेथड, नेट आपका जो है एसेट मेथड, और कई बार नेट पेमेंट मेथड भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार उसको भी लिख लेती हूँ। नेट एसेट मेथड एंड नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, हम तीनों को डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो सबसे पहले मैंने बोला लंप सम पेमेंट। ठीक है, जहाँ पे नई कंपनी यानी ट्रांसफरी, ये एक मैं डायग्राम रखती हूँ सामने, जहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी जो एक फिक्स्ड सम जो है ट्रांसफर कंपनी को पेमेंट करने के लिए बोलती है, तो यहाँ पे क्या पे होता है? फिक्स्ड सम, फिक्स्ड अमाउंट देने को, कि लाइक ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को बोला भाई 30 लाख ले लेना, 40 लाख ले लेना, वो एक फिक्स हम पे करने को डिसाइड, दैट इज अ लंप सम, सिंपल, नो अदर रूल। ठीक, नेट एसेट मेथड, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन जो है, अगर नेट एसेट मेथड ऑप्ट होता है तो वहाँ पे नेटवर्थ जो है एसेट की, जो भी ट्रांसफर कंपनी ले जाती है, केवल वही एसेट वो यूज होगी। जो नेटवर्थ है, यहाँ पे किसकी जरूरत होगी? हम नेटवर्थ हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ एसेट, रिमेंबर, जो टेकन बाय से न्यू कंपनी, ठीक है, या ट्रांसफरी कंपनी। तो हमने नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है, जो भी एसेट है जो ले जा रही है ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, अब नेटवर्थ कैसे होगा? जो भी आपकी एग्रीड वैल्यू एसेट की है, एग्री वैल्यू, ठीक है, आपके एसेट्स की एग्रीड वैल्यू है, जो भी आपके एसेट्स की एग्रीड वैल्यू है, वो ट्रांसफरी कंपनी या नई कंपनी अपने साथ लेके जाती है, उसका सम अप। ठीक है, तो जो भी एसेट हैं जो एक्वायर कर रही है और ट्रांसफर कंपनी अपने साथ लेके जा रही है, और केवल वो लायबिलिटीज, ठीक है, वो लायबिलिटीज जो ट्रांसफर कंपनी ने बोला भाई हम टेक ओवर करेंगे, तो उनको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, केवल जो टेकन है, जो भी टेकन है, ठीक है, कैश बैलेंस आपका हमारा एसेट्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, बट अगर कैश बैलेंस टेकन नहीं किया जा रहा है तो इंक्लूड नहीं होगा।
मैंने एक पॉइंट बताया किसके बारे में, कैश के बारे में, ठीक है। तो अगर इंक्लूडेड है तो लेके जाएंगे, नॉर्मली तो एसेट का पार्ट रहता है, बट अगर स्पेसिफिक बोल दे कि भाई हम कैश नहीं लेके जा रहे हैं स्पेसिफिकली, तो नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। गुडविल क्या होता है, गुडविल आपका एक इंटेंजिबल है, ठीक है, तो वो आपका एसेट्स भी इंक्लूड होगा। तो हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की, अगर कुछ नहीं बोला तो इंक्लूडिंग, कुछ बोला है तो जो बोला है उसके हिसाब से, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। अगर फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ नहीं होंगे तो उन्हें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अगर रिटर्न ऑफ नहीं है तो उन्हें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेट एसेट मेथड, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नेट पेमेंट मेथड। यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन जो कैलकुलेट होती है डिफरेंट फॉर्म्स में, जब कंपनी पे करने को डिसाइड करती है, फॉर एग्जांपल शेयर्स के फॉर्म में, शेयर्स, सिक्योरिटीज के फॉर्म में, कोई लाइक इक्विटी भी बोला और प्रेफरेंस भी बोल दिया, है ना। तो जो भी शेयर्स हैं, सिक्योरिटी हैं, और बोलते हैं ना कई बार फ्रैक्शन में कैश या बैंक बैलेंस, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, जो कि ट्रांसफर, यहाँ पे लाइबिलिटीज नहीं डिडक्ट होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो ये रिटर्न है इसमें मान लिया जाता है कि सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। तो जो भी टोटल पेमेंट शेयर्स के फॉर्म में हो, सिक्योरिटी के फॉर्म में हो या कैश के फॉर्म में हो, वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो चलिए एक बार ब्रीफ में आपको क्विकली और एक दो मैथड है, मैं उसे भी हाईलाइट कर ही देती हूँ। एक और मैथड है जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वर्थ और वैल्यू मैथड, मैं उसको भी हाईलाइट कर देती हूँ प्लीज, ठीक है। इंट्रिंसिक मैथड, ठीक है, या कई बार इसे वैल्यू मैथड भी बोलते हैं। बहुत ये हाई लेवल नॉलेज है, ठीक है, मैं आपके नॉलेज में डालना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी पॉइंटर्स छूटे आपके, ठीक है। इस मेथड में क्या है, जो हमने नेट एसेट मेथड लिया था, ठीक है, हमने जो अभी यहाँ पे नेट एसेट मेथड कवर अप किया है ना, इसमें क्या है, जो परचेज कैंसिलेशन कैलकुलेट होता है, बस यहाँ पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू पे ले लेते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू पे सारी चीजें इंट्रिंसिक वैल्यू पे यहाँ पे कवर अप होती हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाएंगी, जो भी नेट एसेट इक्विटी होल्डर्स को अवेलेबल है, ठीक है, जो भी आपके जो नेट एसेट है, ठीक है, जो भी नेट एसेट, जो इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी नेट एसेट हैं इक्विटी शेयर होल्डर को अवेलेबल होंगे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। याद रखिए सिर्फ इक्विटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो जो भी नेट एसेट अवेलेबल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये डिटरमाइन करेगा एक्सचेंज रेशियो बिटवीन द ट्रांसफर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी, क्लियर। तो हमने एक ब्रीफ आउटलाइन किया, अभी हम एक क्विक एग्जांपल भी देंगे, नॉट टू वरी, एंड लेट्स कंक्लूड इन other language so that we can help both, and then we'll wind up this with the example, clear? One second please. और इसके बाद एक और ब्रीफ क्विकली कवर अप कर देंगे, अदरवाइज आई डू इट सेपरेटली, दी कंस्ट्रक्शन और थोड़ा सा जो पॉइंटर रहता है उसको सेपरेट सेशन में ही हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ओके, लेट्स बिगिन। सो परचेज कंसिडरेशन एंड let's see this example. There is a transfer, we already learned, the company which losing their identity, and there is a transferee which is the winning over, clear. So the business transfer by the transfer company, and the transferee company paid to the shareholders of the transfer company, that is called a purchase consideration. So you don't need to memorize, just see this figure. So what is purchase consideration? It is a consideration for amalgamation where the aggregate of, we can say, the share, other securities issued and the payment made, or it can be in the form of assets of the transfer company, the payment made to the shareholder of the transferor company, okay. So how the purchase consideration be calculated? It can be in the form of payment in shares, in the form of other securities, in the form of cash, in the form of other kind of assets, okay. Yes, liabilities will not be part. So the amount of liability, even if it is taken over by the transferee company, that need to be paid by transferee company directly to those liability. For example, debenture payment made to the debenture holders will not be part of purchase consideration, yeah. We have four methods. We are going to discuss four methods of calculating the purchase method. First is lump sum. Second is net asset value method. Third is net payment method. And the fourth is intrinsic method.
So in the lump sum method, name itself speak lump sum, where the transfer company agree to pay fixed amount to the transfer company, say 25 lakh, 30 lakh once a year. That's a lump sum amount. Clear? Then we check with the net payment method. If net payment method will not work, only then we switch to the net asset method. Clear? So in logical sense, first we check with lump sum, then we check net payment method, and only then we go with the net asset. Clear? So let's discuss the net asset method. In this method, the purchase consideration is calculated on the basis of net worth of the assets taken over by the transferee company or new company. So how we can calculate the net asset? By adding net all assets which is taken over by the transferee company. So value of only those assets which are acquired by the transferee company will be included. Only those liabilities will be deducted which is taken over by the transferee company. Okay, so in this way, so asset minus liability which is taken over. Okay, so important pointer for the cash is generally included in the asset. Okay, but your questions pick something strange that cash will not taken over, then please don't take the cash. Okay, goodwill is an intangible assets, it's a valuable, so that need to be included in assets. Clear? Fictitious asset, so if the fictitious assets is not written off, that should not be included. Clear? Okay, next we are jumping to the net payment method. In the net payment method, when we see the purchase consideration is calculated by adding various form of payment in the form of shares, other kind of securities, and fractional in say cash. Okay, for example, a company which agree say pay 10 shares for 15 shares in old company. Okay, suppose there is a company and B company. B company ready to pay A for 10 shares, for 15 shares they already hold in A company. Okay, say for rupees 10 each. So now 10 shares for 15 shares they hold in for rupees 10 each. So now B Limited will pay how many? Say they will pay 15,000 rupees. Okay, say they will pay, agree to pay 15,000 rupees to discharge that. So we can calculate that. We will calculate the value for the shareholder in the form of say 15,000 and on the proportionate of 15 by 10. Accordingly, it depend. I will discuss this thing very detailed with the help of example. That is, I'm just helping you out to know how we will do the calculation. Okay. So in this case, in case of any asset and liability taken over by transferee company, that will not be taken care. Okay, payment made by transferee company for the shareholder, whether in cash, must be taken into account. Okay, debentures and creditor are taken by transferee company and they will discharge directly. So asset and liability will not be the picture, only the shares, securities and payment in cash. Clear? Last method is the intrinsic method. It is just the extension of net asset method, in which we learned that purchase consideration will be calculated on the basis of intrinsic value of shares. So we need to calculate the intrinsic value of shares, which is calculated by dividing the net asset which is available to the equity shareholder divided by number of equity shares. Okay, so this will help us to know the intrinsic value, and this value determine the ratio of exchange between the transfer company and the transferee company. Okay, so this is a little bit, don't worry, we'll do examples, we'll do numerical. I don't want to expand this session more lengthy and make it more difficult for you to carry on with this session. We'll continue our discussion with one more session on theoretical knowledge, and I want you to gain 100% command on the theory so that numerical became easy for you. Okay, and then we have a rule, go with the flow. So I hope I helped you and draw a basic picture on this theoretical session. We'll cover more on commerce and accountancy. Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.